This is lesson second. Keep your book and copy open. Physical features of India. This is lesson second, and today you are going to study from page number. Say the page number. Page number is 12. You are going to study the northern plain, which is visible here on your screen. You can see this, the northern plain. Yes. And we are doing revision work, but even during revision, you should be very careful because this is very helpful in learning the topic. Firstly, where is the location of the northern plain? Northern plain is located just south of the Himalayas, right? Is it in the south of Himalayas, northern plain? And it is in the north of the Peninsula Plateau. तो northern plain का location Himalayas और Plateau region के बीच में है. And the states which come under this plain region are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, parts of Jharkhand, yes. So all these states are covered by the northern plain. As you have seen in the map of India, physical map of India. Have you seen this physical map of India, which is given on which page number? Page number 10. Is it there? Page number 10. See, yes. See this map. Here is the northern plain. Is it visible? Yes, ma'am. मैप का ये पेज दिखाई दे रहा है. हाँ, तो ये नॉर्दर्न प्लेन का एरिया देख लिए कि ये हिमालय, ये क्या है? हिमालयन माउंटेन. हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं यहाँ पे, और इधर क्या है? पूरा प्लेटो रीजन है इधर. तो प्लेटो और हिमालयन माउंटेन के बीच में ये एकदम ब्रॉड एरिया में फैला हुआ है, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन, which includes the states of Punjab, Haryana, northern part of even Rajasthan, then whole of Uttar Pradesh, some northern part of MP, यहाँ से कुछ झारखंड का पार्ट हो गया. उत्तर प्रदेश और बिहार तो completely northern plain के अंदर है. फिर इधर ईस्टर्न इंडिया में चले जाएं तो ये कौन सा ये है स्टेट है? ये पूरा असम. तो ये असम, और जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो ये असम इज ड्रेन्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र. तो ये सारे रीजन जो है वो है नॉर्दर्न प्लेन के. तो अब हम इसी के डिटेल में पढ़ेंगे, और आज तुम लोग को ना एक और डायग्राम दिखाएंगे. नॉर्दर्न प्लेन का जो रिलीफ का क्लासिफिकेशन है उसको एक डायग्राम के हेल्प से दिखाएंगे, जो कि तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और याद भी रहेगा उससे. तो आ जाए हम लोग पेज नंबर 12 पे आ जाओ फिर से, जहाँ पे हम नॉर्दर्न प्लेन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये देखो कि द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स. तो सबसे जरूरी बात है कि नॉर्दर्न प्लेन जिन 3 रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से बना है उसका नाम बताना. ठीक है, तो इसमें नाम क्या बताएंगे? नंबर 1 द इंडस, गंगा and the Brahmaputra. ये 3 मेजर रिवर्स हैं, और ये तो सिर्फ 3 मेजर रिवर के नाम है ना, लेकिन इनके सारे ट्रिब्यूटरीज को अगर हम ऐड कर लें तो हजारों रिवर्स हैं. नॉर्दर्न प्लेन में हजारों रिवर्स हैं जो इनके इंडस के ट्रिब्यूटरी हैं, या गंगा के ट्रिब्यूटरी है, या ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी हैं. और भी दूसरे मेजर रिवर्स जो इन रिवर को ज्वाइन करती है उसकी भी वो ट्रिब्यूटरी हैं. So what are tributaries? Tributaries are the helping rivers, or tributaries are those smaller rivers which join the main river. So the rivers which join the main stream are known as tributary river. For example, river Yamuna joins river Ganga. So which is the tributary river to Ganga? Yamuna. And Yamuna is the biggest tributary of Ganga.
ठीक है, इस तरह से सारे ट्रिब्यूटरी रिवर के नाम याद रखेंगे। गंगा के और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी रिवर हैं जो कि नॉर्थ से मतलब हिमालय की तरफ से आते हैं। तो नॉर्थ के तरफ से आने वाले रिवर में घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब मेजर रिवर्स हैं जो गंगा के नॉर्थ से आकर के उसको ज्वाइन करते हैं। तो हाँ, तो इसलिए उसको गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है ना, गंगा के फ्लो का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से अगर देखें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन आते हैं? घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, बहुत सारे बीच में रिवर है जो कि इन सारे रिवर को भी ज्वाइन करते हैं। अब जैसे घाघरा रिवर है तो घाघरा को बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स ज्वाइन करते हैं और तब घाघरा का मेन स्ट्रीम जो है वो गंगा को ज्वाइन करता है। तो एक नेटवर्क बना हुआ है रिवर का कि एक कोई भी रिवर है तो उसमें 10-20 रिवर आके ज्वाइन करती है, फिर वो मेन स्ट्रीम जो है जाकर के गंगा में मिल रही है। तो एक डेंड्रिटिक पैटर्न बनाते हुए, डेंड्रिटिक पैटर्न मतलब जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होते हैं ना, उस तरह से एक पैटर्न बनाते हुए रिवर आके मेन स्ट्रीम में मिलते जाती है और इस तरह से रिवर आगे बढ़ती जाती है। और रिवर का 2 एंड पॉइंट होता है, एक जहां से रिवर स्टार्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ द रिवर, है ना। सोर्स मतलब जहां से रिवर स्टार्ट हो रही है। जैसे गंगा का सोर्स क्या हो गया? गंगोत्री ग्लेशियर। फिर गंगा जहां एंड हो रही है वो क्या हो गया? वो उसका माउथ हो गया, तो उसको एंड कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर। सो एवरी रिवर हैज 2 एंड पॉइंट, सोर्स एंड माउथ। डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। अब इस नदर्न प्लेन में जो फर्टाइल सॉइल का डिपोजिशन है वो किससे बना हुआ है? बताओ कौन से सॉइल से? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल से बना। तो एलुवियल सॉइल इतना फर्टाइल सॉइल होता है कि ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल माना जाता है। और यहाँ रिवर वाटर की भी कमी नहीं है नदर्न प्लेन में। तो इंडिया का ग्रैनरी कहा जाता है, मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो है वो नदर्न प्लेन में ही होता है। तो इट इज द ग्रैनरी ऑफ इंडिया। नदर्न प्लेन is the main region which supplies food to the whole nation. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। The deposition of alluvial in a vast basin lying at the foothills of Himalayas over millions of years form this fertile plain. फुटहिल के किसको कहते हैं? हिमालय के सबसे नीचे, सबसे बेस में जो छोटे छोटे हिल्स है ना, उसको फुटहिल कहते हैं, जो बहुत कम हाइट के हैं। तो फुटहिल के बाद से ही ये नदर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। It spreads over an area of 7 lakh square kilometers. What is the area of Northern Plain? 7 lakh square kilometers. And what is the length? See here. 2400 kilometers. 2400 kilometer length है. And what is the width? Broad 240 to 230. 40 to 322 kilometers. 20 kilometers. Very good. Broad. Yes, 240 to 320 kilometer broad. It is densely populated physiographic division. तो इंडिया के जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहता है? नदर्न प्लेन में ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि नदर्न प्लेन हर तरह से एकदम लिविंग के लिए परफेक्ट है। How it is perfect? Because this land is suitable for agriculture. Food is the basic requirement. This region is having abundance of water. Water is also a basic requirement, and climate is also moderate. So this region is very much suitable for human habitation. So this is very densely populated and also intensely cultivated. मतलब agriculture सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है? तो a picture of Northern Plain is given here, how the land is flat and people are doing cultivation. The rivers coming from Northern Mountain are involved in depositional work. River के 3 वर्क होते हैं, erosional, transportational and depositional. तो deposition करने से plain land बनता है. Erosion means wearing away of soil, है ना?
सॉइल या रॉक पार्टिकल्स अपनी जगह से निकलते जाते हैं, तो वो इरोजनल वर्क है रिवर का। और रिवर उसको अपने साथ दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है, तो वो उसका क्या हो गया, डिपोजिशनल वर्क हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वर्क हो गया। ट्रांसपोर्ट करना मतलब ट्रांसपोर्टेशनल वर्क, और उसको जमा करना, कहीं डिपॉजिट करना, तो वो डिपोजिशनल वर्क हो गया। The whole of northern plain is formed by the depositional work of the rivers coming from Himalayas. The slope of the land is very gentle. लैंड का स्लोप जो है, ढाल जो है, वो क्या है, ऑलमोस्ट फ्लैट। हाँ, बहुत जेंटल स्लोप है, तो देखने में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये ईस्ट की तरफ हल्का सा स्लोप है। मतलब बे ऑफ बंगाल जाते हुए थोड़ा सा बहुत हल्का स्लोप है, जो पता भी नहीं चलता है, तो एकदम फ्लैट लैंड दिखाई देता है। The velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands. रिवर का स्पीड घटता चला जाएगा जब, तो क्या बनता है, रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। रिवराइन आइलैंड्स मतलब रिवर के बीच में आइलैंड्स जो बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। हाँ, तो रिवराइन आइलैंड जो है, उसका एक एग्जांपल तुमको याद होगा, बोलो, ब्रह्मपुत्र के एक बड़े आइलैंड का नाम बताओ। तुमने ड्रेनेज वाले लेसन में पढ़ा है इसे। See the box given here. Have you opened your book also? Always read your book and copy. In the box it is written, Majuli in the Brahmaputra river is the largest inhabited riverine island in the world. Largest inhabited मतलब वहाँ पॉपुलेशन रहता है, ह्यूमन पॉपुलेशन उस आइलैंड में बहुत है ना, करीब 2 लाख के ऊपर है पॉपुलेशन यहाँ पे। तो माजुली आइलैंड एक बहुत बड़ा आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, और वो पॉपुलेटेड है, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत पुराने समय से वहां रहते चले आ रहे हैं। The river in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries. अब देखो ये दूसरा टर्म आ गया, एक टर्म क्या पढ़े थे, ट्रिब्यूटरीज, और ये दूसरा टर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए तुम्हें एक डायग्राम देखो यहाँ पे। Are you seeing this diagram? स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो मैम, नहीं हो रहा है। अच्छा, नो मैम। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं तुम्हें। तो जो मेन रिवर है ना, तो स्टार्ट होता है, तो उस स्टार्ट टू एंड में उसके 3 कोर्सेज होते हैं। आर यू सीइंग दिस? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो देखो एरो मार्क से रिवर का फ्लो बताया हुआ है कि किस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। तो ये सारे जो है ना रिवर आ रहे हैं, एक एक मेन रिवर देख रहे हो, मेन रिवर, और उसको ज्वाइन करने वाले छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज को भी फिर एक और स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा है, तो उसको रिव्यूलेट्स कहते हैं। तो एकदम ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह ये हो जाते हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारे क्या हैं, ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज टू द मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर। अब इसमें से मेन स्ट्रीम ये दिखाई दे रहा है, मेन स्ट्रीम एक ये दिखाई दे रहा है, और ये भी है एक मेन स्ट्रीम, और इन सब में आकर के ट्रिब्यूटरी रिवर और उसकी भी हेल्पिंग रिवर, जिसको हम रिव्यूलेट्स भी कह सकते हैं, स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं, वो सब ज्वाइन करें। और फिर आगे बढ़ते हुए वो ऐसे सी की तरफ बढ़ता है। इधर क्या है, सी है। हाँ, तो सी के पहले, सी में जाने के पहले, सी में ड्रेन होने के पहले रिवर फिर से कई ब्रांचेस में ऐसे स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब बटना, कई ब्रांचेस में बट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो शुरू में जो रिवर आके मिलते हैं वो ट्रिब्यूटरी हो गए, और बाद में जो रिवर मेन ब्रांच से सेपरेट होते हैं, बाइफर्केट होते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं।
ठीक है ना। जैसे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल जाने के पहले, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने के पहले वेस्ट बंगाल में ही फरक्का के पास बाइफरकेट हो जाता है, तो एक हुगली रिवर बाइफरकेट हो जाती है वहां से। तो हुगली क्या है? हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो एक ही गंगा। हाँ, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो जाते हैं एक रिवर। ठीक है, तो यही हो गया ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी। कभी कभी ना इसमें डिफरेंस लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ट्रिब्यूटरी आर द स्ट्रीम्स ऑफ रिवर विच जॉइन द मेन रिवर, and distributaries are the streams of river which bifurcates from the main stream in its lower course। ये lower course में होता है। देखो ये शुरू वाले कोर्स को क्या कहते हैं? अपर कोर्स ऑफ द रिवर। ये शुरू में अपर कोर्स है, बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? लोअर कोर्स। हाँ, मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। और लास्ट में जो है लोअर कोर्स। लोअर कोर्स। डिस्ट्रीब्यूटरीज आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द लोअर कोर्स। सो यू हैव स्टडीड अबाउट दिस। तो अपने मन से तुम इसको और भी इसमें बता सकते हो कि व्हेन ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन स्ट्रीम दे ऐड वाटर, है ना, in the mainstream, but when the distributaries bifurcate they separate the water into numerous channels। ठीक है ना, ये पॉइंट समझे तुम कि ट्रिब्यूटरी अगर आती है और रिवर को ज्वाइन करती है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ता है, और जब डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है तो वही वॉल्यूम ऑफ वाटर कई सारे स्ट्रीम्स में बाइफरकेट हो जाता है। समझ गए? नाउ यू कम टू द लेसन। The rivers in their lower course is split into numerous channels due to the deposition of silt। अब न्यूमरस चैनल में ये बढ़ते क्यों हैं? बहुत सारे चैनल्स में ये डिवाइडेड क्यों होते हैं? क्योंकि बीच बीच में डिपोजिशन इतना हो जाता है कि रिवर अपना रूट्स, अपने रास्ते बदल लेते हैं और इस तरह से कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाते हैं। The northern also velocity of river is yes, the velocity or speed of river also decreases in its lower course। तो लोअर कोर्स में जाते जाते रिवर का स्पीड भी घट जाता है और बीच बीच में इतना डिपोजिशन होता है कि इस वजह से जो मेन स्ट्रीम है वो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है। हाँ, अब यहाँ देखो, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। The western part of the northern plain is referred to as Punjab plains, है ना। इसी गंगा प्लेन में ही देखो, या पूरे ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें देखो, तो तुम जो वेस्ट की तरफ स्टेट्स हैं, पंजाब हरियाणा की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं? पंजाब प्लेन कहते हैं। पंजाब प्लेन। हाँ, formed by river Indus and its tributaries। The larger part of this plain lies in Pakistan। तो वो प्लेन का हिस्सा पाकिस्तान तक है, क्योंकि इंडस रिवर का लॉन्गर पाथ जो है ना वो कहाँ पर है? पाकिस्तान जाता है, अरेबियन सी को जाता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज ओरिजिनेट इन हिमालयाज। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। दोआब्स, हाँ, मतलब दो रिवर के बीच के लैंड को दोआब कहा जाता है। तो जब तुम इन पंजाब वाले रीजन में जाओगे ना, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास ये सारे रिवर है, तो हर दो रिवर के बीच में दोआब है। जैसे झेलम और चिनाब के बीच में दोआब है, चिनाब और रावी के बीच का दोआब है ना, सतलज और ब्यास के बीच का दोआब है। दोआब मतलब लैंड बिटवीन 2 rivers which is very very fertile because it is made of new alluvial soil and there is also abundance of water, so the land is very fertile। Now see the box. Here is the definition of Doab and Punjab। Manya, you tell me what is the meaning of Doab? Doab is made up of 2 words, do meaning two and ab meaning water. Similarly, Punjab is also made up of 2 words, punj means 5 and ab means water। Water। Punj means 5, है ना। Aditi, you also reply, what is the meaning of Punjab here? Are you listening? Anshika, what is Punjab? It is made up of 2 words, punj
पंज का मतलब क्या हो गया? 5, और 5 आब का मतलब हो गया वाटर। तो जहाँ 5 रिवर्स फ्लो कर रहे हैं उस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। तो पंजाब से सिर्फ इंडिया का एक पॉलिटिकल स्टेट नहीं समझना है। पंजाब का मतलब होता है वो पूरा रीजन, कश्मीर से लेके पंजाब हरियाणा तक, जहाँ की 5 रिवर्स का बेसिन है, तो उसको कहते हैं पंजाब, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। नाउ सी हियर, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। घग्गर एकदम वेस्ट में हो गया, को उत्तर प्रदेश के एकदम वेस्टर्न बॉर्डर पे हो गया, और तीस्ता रिवर सिक्किम में है। तो घग्गर से लेकर तीस्ता तक जो प्लेन लैंड है उसको क्या कहते हैं? गंगा प्लेन कहते हैं। तो गंगा प्लेन में पूरा उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार और हरियाणा ये भी है, और पार्टली झारखंड है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम। इतने सारे रीजन आते हैं जो झारखंड, हाँ गंगा प्लेन में आते हैं। लिखा है ना पार्शली झारखंड। पार्शली झारखंड मीन्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड, जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना झारखंड का, वो गंगा प्लेन में आता है। और पूरा असम रीजन हुआ। तो स्टेट्स के क्या क्या नाम देखें, यहाँ देखो, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. Relief मतलब height, है ना, height का कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देता है। गंगा प्लेन एकदम फ्लैट दिखाई देता है, ऑलमोस्ट फ्लैट, लेकिन थोड़ा सा स्लोप है जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है ना। कितना स्लोप है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief feature. अब गंगा प्लेन की बात हम छोड़ दिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में, अब हम पूरे नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहे हैं। The northern plain are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to variations in relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. अब देखो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब हिमालय के साउथ में, जहाँ से ये नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है, वहां से अगर हम और साउथ की तरफ बढ़ते जाएं तो इसका बहुत ही हाइट में डिफरेंस है। नॉर्दर्न प्लेन का हाइट में डिफरेंस है, और उस हाइट में डिफरेंस के हिसाब से हम गंगा प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं, है ना। एकदम हिमालय के फुटहिल एरिया में जो शुरू हो जाता है गंगा प्लेन, उसको क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। भावर के बाद तराई, हाँ एक बार और बोलो क्योंकि ना तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं आई। मैम रिलाइफ मतलब हाइट होता है। रिलीफ, रिलीफ का डेफिनेशन हम पिछले क्लास में लिखाए थे, अभी फिर से लिख लो, लिखो तो। रिलीफ इज द हाइट, relief is the difference of height. Are you writing? Relief is the difference of height on the earth's surface. Different relief features are mountains, plateaus, plains, valleys, gorges, etc. कोई भी डिफरेंस का हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट जो अर्थ सरफेस पे दिख रहा है ना, चाहे वो हाई रिलीफ फीचर हो या लो रिलीफ फीचर हो, वो सब के सब रिलीफ के एग्जांपल है। तो एग्जांपल में तुम क्या क्या लिखे? प्लेट्यू, हाँ, प्लेन, वैलीज और गॉर्जेस, GORGES, गॉर्जेस, ये सब क्या हो गए? रिलीफ के एग्जांपल, है ना। तो तुम्हें हम अब यहाँ पे फिर एक और डायग्राम दिखाते हैं कि किस तरह से हिमालय से नीचे साउथ की तरफ उतरते हुए ये प्लेन लैंड है ना। रुक जा एक मिनट, हाँ ये देखो, आर यू सीइंग दिस? यस मैम।
स्क्रीन शेयर हुआ ना? हाँ, तो ये देखो, देखो ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन इधर का क्या शो कर रहे हैं? नॉर्थ, क्योंकि इधर हिमालय है। हिमालय के ये 3 पैरेलल रेंज हो गए, और हिमालय से उतरने के बाद यहाँ से प्लेन लैंड स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो? तो प्लेन लैंड में यहाँ जहाँ पेबल्स का डिपोजिशन हुआ है, राउंडेड पेबल्स होते हैं। रिवर वाटर के इरोजनल वर्क से ये राउंडेड हो जाते हैं। ये साइज के अकॉर्डिंग, जैसे बड़े वाले पेबल्स ऊपर की तरफ और नीचे उतरते हुए उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे पेबल्स ऐसे जमा होते हैं। लगता है कि किसी ने सजाया है इसको, लेकिन ये रिवर के वर्क से ही हो जाता है। तो जहाँ पेबल स्टडीड एरिया है, इसको क्या कहते हैं? भाबर। हाँ, इसका तुम ये बताओ, विड्थ बताओ कितनी विड्थ है? 8 to 16 kilometer. Lying parallel to the slope of the शिवालिक। मतलब शिवालिक के बाद पैरेलल में ये भाबर है, और इसका विड्थ कितना है? 8 to 16 किलोमीटर। और यही पेबल्स फिर और फाइनर होते जाते हैं, बारीक होते जाते हैं, बारीक होते होते फिर यहाँ पे फाइनल, हाँ, ये तराई का रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया तराई रीजन। और तराई रीजन में बहुत वाटर है, अबंडेंस ऑफ वाटर है। क्यों ज्यादा पानी है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे भी तो पानी है, रिवर वाटर स्ट्रीम्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये ना अंडर द ग्राउंड हो जाते हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हो जाते हैं। मतलब ऊपर से पेबल्स रहते हैं, जो पानी ऊपर दिखाई नहीं देता है, पानी अंदर की तरफ हो जाता है। रिवर के जो वाटर हैं वो डाउन स्ट्रीम हो जाते हैं, और वही रीअपियर हो जाते हैं तराई में। तो यहाँ बहुत ही पानी दिखता है, ये मार्शी और स्वैम्पी एरिया होता है ना, दलदल की तरह ये एरिया होता है। ये फॉरेस्ट से भरा हुआ एरिया है ना, और फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करके यहाँ एग्रीकल्चर भी किया गया है। तो ओरिजिनली ये क्या था? एकदम डेंस फॉरेस्टेड एरिया था, तराई एरिया, है ना। यहाँ पे ही वो सब है, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सब है ना, जहाँ टाइगर रिजर्व ये सब है, सब इसी एरिया में है। दुधवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट, ये सब इसमें है। तो तराई का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ फाइनर सॉइल है, और दूसरी क्या बात है कि यहाँ पर वाटर की कोई कमी नहीं है। तो ये पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ एरिया है, ठीक है ना, फॉरेस्ट से भरा हुआ एरिया है। और फिर उसके बाद हम चले आए तो नंबर 3 है ये भाबर। तो ये एलिवियल सॉइल का एरिया है। यहाँ से यहाँ ये बीच वाला एरिया जो देख रहे हो, ये ओल्ड एलिवियल सॉइल है। तो ये थोड़ा ऊंचा है, मतलब यहाँ पे अगर रिवर फ्लो कर रही है, गंगा रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, तो ये गंगा रिवर से इतना ऊंचा है ना। तो ये हायर एलिवियल सॉइल है, और इसको ओल्डर एलिवियल सॉइल कहते हैं। तो यहाँ इरिगेशन के हेल्प से यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना। लेकिन इरिगेशन यहाँ जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी कमी हो जाती है। तो ये हो गया भांगर एरिया, भांगर। तो भाबर, तराई, उसके बाद भांगर, ये तीसरा हो गया। अब फोर्थ वन इज द खादर सॉइल, जो कि एकदम रिवर के बगल में है। यहाँ ये जो लो एरिया बनाया हुआ है, ये क्या है? ये रिवर का चैनल है ना, रिवर का एरिया है। तो रिवर के तुरंत पास में क्या है? खादर सॉइल है। खादर इज वेरी न्यू एलिवियल सॉइल, और फ्लड आता है जब रिवर में, रेनी सीजन के समय में, तो फ्लड वाटर यहाँ पे एकदम आ जाता है, इस एरिया में एकदम भर जाते हैं फ्लड वाटर। तो फ्लड वाटर जब रिसीड होते हैं ना, पहले वापस जाते हैं जब, तो यहाँ पे न्यू एलिवियल सॉइल छोड़ जाते हैं। तो खादर सॉइल जो है ना, खादर सॉइल, वो हमेशा रिन्यू होते रहता है, उसमें नए सॉइल हर साल आते रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। The most fertile soil of northern plain is the खादर soil। तो खादर में ना बिना इरिगेशन, बिना फर्टिलाइजर के बहुत कल्टीवेशन होता है, तुम बम्पर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे, समझ गए। और इसी तरह से बढ़ते हुए हम इधर आए तो रिवर के साउथ में भी, गंगा के साउथ में देखें तो ये भी कौन सा एरिया हो जाएगा? ये भी हो जाएगा खादर, और इसके ऊपर जो ऊंचाई पे है वो हो जाएगा भांगर। तो दोनों तरफ से खादर और भांगर है, ठीक है ना। दोनों रिवर के दोनों साइड में, दोनों बैंक पर ये है, पहले खादर और उसके बाद भांगर। और लेकिन हाँ, हिमालय से उतरते हुए देखें तो पहले भाबर है और उसके बाद क्या है? तराई। हाँ, तो तुम लोग को ये तराई बहुत अच्छे से, सब तीनों चारों अच्छे से समझ में आ गया? भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। देखो आज का तो ये रिवीजन क्लास था, लेकिन इसमें तुम एक नए ढंग से इसको डायग्राम के साथ सीखे।